request Amit Gupta ji to share his experience on the practical aspects. Thank you, sir. Thank you, Siddharth, for deliberating so well. So certainly this can't be covered in such a short time. So we'll have avail your facility next time as well. Thank you. Welcome, Amit. Thank you, Adeshji. Adeshji, first of all, tell me ki up to what time I have the time so that I can accordingly adjust my calibration. सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आदेश सर, एक बारी हम देख सकते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो एक बारी वो देख लीजिए। I think let Amit session is over, then we'll have 10-15 minutes for question. So Abhinav, 2-3 questions are there from Mohit and Arun ji. We will take after Amit ji session. Amit ji, वैसे तो कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, but I think 25-30 minutes we can. हाँ सर, सर वैसे ना इनके क्वेश्चंस अगर सर से रिलेटेड होंगे तो आप देख लीजिए। अगर तो सिद्धार्थ जी हैं, सिद्धार्थ जी लास्ट तक हैं, we will take care. डन, ओके सर, ओके सर। Over to Adesh and Amit ji. Thank you, Adesh. First of all, I want to thank Abhinav Agarwal, who has given me this opportunity to share dais with my Guru Shri Siddharth Jain ji. It is really an honor to me. सिद्धार्थ जी, मुझे वो दिन याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला तो 7 बजे सिद्धार्थ जी ने टाइम दिया सुबह अपने ऑफिस में, तो मुझे लगा कि इतना बड़ा प्रोफेशनल कैसे सुबह 7 बजे पहुंचेगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सिद्धार्थ जी ऑफिस में मुझसे पहले पहुंचे हुए थे और काम कर रहे थे। दूसरी मुझे टेंशन ये थी कि घर पे वाइफ ने खाना नहीं बनाया था, तो 10 बजे तक बिठाएंगे सिद्धार्थ जी, क्या होगा। तो सिद्धार्थ जी ने बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट कराया हमको साउथ इंडियन। सो दैट वाज माय रिमेम्बरिंग डे एंड रियली रात को 11 बजे से बैठे हुए थे उस दिन। यस सर, रात को 11 बजे से बैठे थे, आपका तो सुबह 7 बजे इंतजार कर रहे थे। okay. So he is a very humble person and he is my guru, and really I am very proud that I am sharing the dais with him. I also thanks Adesh Jain, who is my senior and my motivating partner. He is a master of insurance concepts and on valuation of shares and securities. सर्च के केस में जैसे कि सिद्धार्थ जी ने शुरू किया कि ये हमें मौका जो मिला है बोलने का, ये ईगल ग्रुप की वजह से मिला है, तो मैं भी एक ईगल की एक क्वालिटी आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग अपनी एज में 45 और 50 की, तो ईगल भी जब थोड़ी सी एज में चली जाती है तो वो पहाड़ों पे चली जाती है और पहाड़ों पर अपनी चोंच को और पंजों को मार मार के उनको दोबारा पैदा करती है। तो इसी तरीके से हम प्रोफेशनल्स अपनी इस एज में ऐसे सेमिनार्स के थ्रू अपनी नॉलेज को एनहेंस कर रहे हैं ताकि जो हम अपने क्लाइंट्स को एक अच्छा एडवाइस कर सकें और उनके केसेस को निकाल पाए। जैसा कि सिद्धार्थ जी ने बताया कि जब सर्च होती है तो कई बार प्रोफेशनल्स के यहाँ भी सर्च कर दी जाती है, तो इसके बारे में एक सीबीडीटी का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 7/2003 डेटेड 30 जुलाई 2013। इस सर्कुलर में सीबीडीटी ने ये कहा कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कि प्रोफेशनल्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, उनके यहाँ खाली टेम्परेरी खाली सर्च करने के लिए सर्च नहीं की जानी चाहिए। टैक्सपेयर्स हु आर प्रोफेशनल्स ऑफ एक्सीलेंस should not be searched without there being compelling evidence and confirmation of substantial tax evasion. तो ये एक सर्कुलर हम जब कभी भी किसी प्रोफेशनल के यहाँ सर्च हो जाए तो हम एक इसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट बहुत कैजुअली सर्च कर देता है, तो ये सर्कुलर काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि जो टॉपिक मुझे दिया गया है जिसके अंदर जब सर्च के बाद अप्रेजल रिपोर्ट बन जाती है और अप्रेजल जो है वो डिपार्टमेंट यूज करता है हमारी असेसमेंट के लिए, तो एसएससी की जो असेसमेंट की जाती है सर्च के केसेस के सर्च के बाद और अप्रेजल के बाद, वो सेक्शन 153A में की जाती है। सेक्शन 153A की जो हेडिंग है वो ये है कि असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड रिक्विजिशन। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153A में की जाएगी तो हमेशा उस असेसमेंट को सेक्शन 132 के साथ जोड़ के देखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये डिपार्टमेंट के पास एक तरह से थर्ड वेपन होता है 153A। सपोज करो नॉर्मल असेसमेंट में डिपार्टमेंट एसएससी की कुछ चीजें छोड़ दी 143 सब सेक्शन 3 के अंदर, तो डिपार्टमेंट के पास सेकंड हथियार होता है सेक्शन 148। कई बार ऐसा होता है कि 148 के अंदर भी नहीं आया तो डिपार्टमेंट को लगा, डिपार्टमेंट ने सर्च करके और उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A में उसको नोटिस दिए।
तो जब कभी भी डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी जाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ असेसी के लिए भी छुपा हुआ बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एसएससी के यहाँ सर्च हुई 26 जुलाई को, उसको अपनी रिटर्न जो है 31 जुलाई तक फाइल करना था सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर। अब बात आती है कि सर्च हुई 27 जुलाई को और उसकी जो 153A का नोटिस आएगा वो 6 महीने 8 महीने बाद आएगा। तो एसएससी के पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वो अपनी रिटर्न क्या 31 जुलाई तक पिछले साल की फाइल करे। तो इसका आंसर ये है कि उसको अपनी रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 153A की जो असेसमेंट है उसके अंदर एसएससी को जो रिटर्न भरने के लिए कहा जाता है वो सेक्शन 139(1) की रिटर्न की जगह ले लेती है। कहने का मतलब ये हुआ कि एसएससी के पास अपनी रिटर्न भरने का एक टाइम मिल जाएगा। यदि उसके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे उस साल के तो तब भी वो कैरी होंगे। डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि साहब आपको अपनी रिटर्न जो है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो रिटर्न थी वो उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई थी, तो इसलिए मैं आपका लॉसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। तो इसके अंदर एसएससी को एक बेनिफिट ये मिलता है कि वो अपनी रिटर्न जो है वो सेक्शन 153A के अंदर जो उसको टाइम दिया जाएगा उस टाइम तक वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। सेक्शन 153A के अंदर मैं पूरे सेक्शंस को इसलिए रीड नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर हमारा, मैं खाली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, 30-40 मिनट है, तो मैं खाली जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिद्धार्थ जी कवर कर रहा हूँ। सेक्शन 153A के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है कि द असेसिंग ऑफिसर विल शैल इशू द नोटिस, इसका मतलब ये है कि उसको 6 सालों की असेसमेंट के लिए नोटिस जरूर इशू करना है। ये रिचुअल है। किसी के यहाँ सर्च हो गई, सपोज करो, डिपार्टमेंट ने गलत ओपिनियन बनाया, लेकिन फिर भी जो है उस एसएससी को अपने पिछले 6 सालों के नोटिस को भुगतना पड़ता है। उसको नोटिस तो जरूर मिलेगा, उसको असेसमेंट भी करानी पड़ेगी। और जहां पर जो एसएससी है उसको 6 के पीछे यदि हम 4 साल चले जाते हैं और यदि डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि उन 4 सालों में भी एसएससी के यहाँ जो एसएससी ने कोई टैक्स की चोरी की है 50 लाख से ज्यादा, 4 साल क्यूमुलेटिव है वहां पे, तो वो पिछले 4 सालों के लिए भी जा सकता है। सेक्शन 153A में 10 सालों तक की असेसमेंट की जा सकती है। तो यदि डिपार्टमेंट उसको एक बार 6 सालों का नोटिस इशू कर देता है, जनरली ये 6 सालों का ही रहता है, तो एसएससी को वो असेसमेंट करानी पड़ती है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही एसएससी के यहाँ सर्च होती है और उसको बाद में नोटिस दिया जाता है, तो उस एसएससी की जितनी भी असेसमेंट्स चल रही होती हैं, चाहे वो सेक्शन 143(3) के अंदर हो और सेक्शन 148 में हो, वो सारी असेसमेंट्स जो हैं वो अबेट हो जाती हैं। यानी अबेट का मतलब ये है कि वो अब जहां पे उसकी असेसमेंट्स वो चाहिए, अब वो असेसमेंट्स उस असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं चलेंगी और जो एसएससी की सेक्शन 153A में असेसमेंट कर रहा है उनके साथ हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा देखा गया है, एसएससी के यहाँ सर्च होती है, बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, 10-10 कंपनियां होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, तो उन सबको डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रलाइज कर देता है और उसके बाद 153A में चल रहा होता है और कई बार जो उनके जो नॉर्मल असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं वो उनके ऑर्डर पास कर देते हैं। ये बहुत नॉर्मल फीचर है, लेकिन एज पर लॉ जितनी भी असेसमेंट्स एसएससी की कहीं और चल रही हैं, वो सारी असेसमेंट्स जो हैं वो सेक्शन 153A में मर्ज हो जाती हैं और उसी असेसिंग ऑफिसर को वो असेसमेंट्स करनी होती है। सपोज करो कि उसके नॉर्मल जुरिसडिक्शन ऑफिसर ने कोई असेसमेंट कर भी दिया तो वो असेसमेंट्स जो हैं वो वैलिड नहीं है। दूसरी बात इसमें ये है कि जब भी एसएससी की कोई सेक्शन 153A में नोटिस दिया जाता है, क्योंकि सेक्शन में लिखा है कि शेल वर्ड का यूज है तो उसको 6 सालों का नोटिस जो है वो देना ही देना है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक डिपार्टमेंट को एसएससी के यहाँ सर्च करने पर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल कोई नहीं मिला है, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का मायना ये है कि यदि उसको कोई ऐसे दस्तावेज नहीं मिले हैं जो दस्तावेज ये साबित करते हैं कि एसएससी ने टैक्स की चोरी की है, तो डिपार्टमेंट जो है वो उन मुद्दों पर
एसएससी की सेक्शन 153A में एडिशन नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर किसी एसएससी के यहाँ सर्च हुई, हाँ जी अजय जी, माय वॉइस इज क्लियर? Now it is clear. Please continue. यस, यदि किसी एसएससी के यहाँ सर्च होती है, सर्च होने के बाद ये पता चलता है कि एसएससी ने जो है कुछ एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं, तो और उसकी असेसमेंट के दौरान डिपार्टमेंट उन एकोमोडेशन एंट्री की तो एडिशन कर सकता है, लेकिन यदि कोई ऐसा सबूत सपोज करो नहीं मिला कि एसएससी सपोज करो कि ATIA की एग्जम्पशन ले रहा था, और उस असेसमेंट के दौरान ये उस सर्च के दौरान कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया कि एसएससी ने ATI की एग्जम्पशन गलत ली है और पहले उसकी असेसमेंट हो चुकी है पिछले सालों में, तो अब डिपार्टमेंट जो है 153A की असेसमेंट में ये नहीं कह सकता कि हम आपको ATI की एग्जम्पशन नहीं देंगे, क्योंकि उसको सर्च के दौरान यदि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला होता जहां पे डिपार्टमेंट ने कहा होता कि नहीं जी कोई फर्जी इंडस्ट्री चल रही है, ये ATI की एग्जम्पशन खाली कैपिटल बनाने के लिए ले रहे हैं या कुछ है, तो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है सेक्शन 153A की असेसमेंट में, और ये इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल हर साल के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज करो कि यदि 6 सालों की असेसमेंट होनी है और किसी 2 सालों के लिए ही इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, तो खाली उसी साल के की एडिशन की जा सकती है, बाकी सालों में नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये है कि जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, कई बार जब एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो डिपार्टमेंट को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे खाली फिगर्स लिखी होती हैं, वो प्रॉपर बाइंडिंग बुक नहीं होती, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जो डिपार्टमेंट की लैंग्वेज में और लीगल लैंग्वेज में डम डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। सपोज करो किसी के यहाँ सर्च हुई और किसी एक पेपर पे 10 आदमियों का नाम लिखा हुआ है, उनके यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है, और डिपार्टमेंट जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एसएससी की एडिशन कर देता है, तो ये कहा जाता है कि ये इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे ना तो एसएससी के सिग्नेचर हैं, ना वो एसएससी की हैंड राइटिंग में है, ना उस पे डेट डली हुई है, ना ये लिखा हुआ है कि ये पैसा एसएससी ने उनको दिया है या उन्होंने एसएससी को दिया है, तो खाली इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर एसएससी की जो है वो जितने भी डिपार्टमेंट एडिशन करता है, वो आगे आने वाले सालों में जब भी वो अपील में लड़ता है तो वो आसानी से निकल जाती है। लेकिन डिपार्टमेंट जो है, ये रिवाज है कि जब भी एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो डिपार्टमेंट एक अप्रेजल रिपोर्ट बनाता है, और उसकी असेसमेंट के दौरान जो है वो एओ जो है वो उस अप्रेजल रिपोर्ट को अपना बाइबल मानता है, और वो ये कहते हैं कि जो उन्होंने कह दिया हम उसको काट नहीं सकते। लेकिन डिपार्टमेंट का ही एक सर्कुलर है, जिस सर्कुलर में डिपार्टमेंट ने ये कहा है, एडमिट किया है, अभी मैं आपको सर्कुलर का नाम जो है नंबर जो है मैं बताऊंगा, उस सर्कुलर में सीबीडीटी ने ये खुद माना है कि जब भी एसएससी के यहाँ सर्च की जाती है तो ऑफिसर जो हैं वो उनको प्रेशराइज करके स्टेटमेंट्स कई बार नोट करा लेते हैं कुछ केसेस में, और डिपार्टमेंट को कन्फेशन रिकॉर्ड कराने की बजाय कोशिश ये करनी चाहिए कि एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। सपोज करो मेरे यहाँ सर्च हुई और मैंने जो है उसको एडमिट कर लिया कि मेरा 10 करोड़ रुपए अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तो उनको खाली मेरी स्टेटमेंट के बिहाफ पर एडिशन नहीं की जा सकती, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस ये होना चाहिए कि सपोज करो मेरे यहाँ वॉचेस मिलती हैं, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस तरीके का है, मैंने फॉरेन ट्रैवलिंग करी है, मेरे यहाँ ज्वेलरी मिलती है, तो ये इस बात का एविडेंस है कि मेरी इतनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम होगी। लेकिन खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर जो है एसएससी की एडिशन जो है वो नहीं की जा सकती। सेक्शन 153A was not meant to provide a second or a third inning to the assessing officer so as to complete a normal scrutiny assessment. The existence of incriminating material is therefore a sine qua non for the assumption of jurisdiction under section 153A. इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है उसका कोई तोड़ नहीं है। यदि एविडेंस कलेक्ट नहीं किया है डिपार्टमेंट ने, तो कितने भी हमारी उन्होंने स्टेटमेंट्स जो हैं वो ली हों, उनका ज्यादा मायना नहीं रह जाता। हालांकि स्टेटमेंट को एक मजबूत एविडेंस माना गया है, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट द एडिशंस कैन नॉट बी अपहेल्ड इन द केस ऑफ द एसएससी। देयर इज वन इंपॉर्टेंट केस, द केस इज LKS Bullion Import and Export Private Limited versus DGIT 2014. In this case, the Gujarat High Court held that on the basis of the record and the reasons noted by the authority,
it was not possible to the conclusion that the petitioner had not or would not have been disclosed the jewelry for the purposes of the act. तो इस केस में भी कहीं ना कहीं कोर्ट्स ने ये माना है कि खाली कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पर जो है डिपार्टमेंट को मूव नहीं करना चाहिए और डिपार्टमेंट को अपने गलत कन्फेशंस रिकॉर्ड कराने से बचना चाहिए। ये सीबीडीटी का सर्कुलर है, यानी मतलब वो खुद अपने ऑफिसर्स की जो हाई हैंडेडनेस है उनको मानते हैं कि जब ये सर्च होती है तो पूरा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। When it was pointed out that the petitioners had maintained voluminous records right from the beginning, and when such record was found from the premises, company immediately upon the survey operation being conducted unable to find as to how the competent authority could form a reasonable belief. कहने का मतलब ये है कि जब सर्च करते हैं तो सर्च करते वक्त एक कंसेप्ट ये है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपना सेटिस्फेक्शन नोट जो है वो बनाएंगे। लेकिन सपोज करो एसएससी के यहाँ सर्च की और सर्च आने के बाद, सर्च टीम आने के बाद ये पता चला कि एसएससी के पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट नहीं यूज कर सकता यदि एट द टाइम ऑफ सर्च जो है डिपार्टमेंट के पास सर्च से पहले उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। रुपए में टैक्स कटा 12,403 17/8/2020 को। Member may kindly mute yourself. Mr. Narsingh Gupta, please mute yourself. Done, sir. Done, Adesh ji. Continue. Should I continue? Yeah, sir. Gupta ji, please. In one case, CIT versus Jiabin Ratilal Surathia, it was held that there must be some incriminating material available with the assessing officer with respect to the sale transaction in that particular assessment year. ये केस भी इसी की तरफ मतलब इशारा करता है कि जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, खाली सपोज करो डिपार्टमेंट के पास 1 साल का इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है तो उसी को लेकर के खाली उसी साल में एडिशन की जा सकती है, बाकी सालों में जो है उसकी असेसमेंट नहीं की जा सकती। जो मैं सर्कुलर की बात कर रहा था उस सर्कुलर का जो नंबर है वो 286/2/2003 का ये सर्कुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने इस बात को खुद माना है सीबीडीटी ने कि जो ऑफिसर्स हैं वो खाली स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने पर आमादा रहते हैं। उनका ये मकसद नहीं होता कि हम किसी कोई एविडेंस कलेक्ट करें, और क्योंकि एविडेंस के बिहाफ पे ही एसएससी की जो असेसमेंट है वो सेक्शन 153A या 153C में की जा सकती है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब सर्च होती है तो कई बार एसएससी की सर्च जब हो रही होती है तो एसएससी से रिलेटेड कुछ और पार्टीज की भी डिपार्टमेंट जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लेता है और असेसमेंट के दौरान जो है उन स्टेटमेंट्स करता है। सपोज करो किसी एसएससी के यहाँ सर्च हुई और उसके यहाँ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स मिले जिसपे एसएससी के सिग्नेचर नहीं थे लेकिन किसी और एसएससी के सिग्नेचर थे और उसने ये एडमिट किया हुआ था कि मैंने जो है एसएससी को पैसा दिया है। अब जब असेसमेंट हो रही होती है तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या, और डिपार्टमेंट जो है वो स्टेटमेंट उस आदमी की भी रिकॉर्ड करा लेता है कि उन्होंने एसएससी को 1 करोड़ रुपए दिया है, ऑन कैश दिया है, प्रॉपर्टी का या कुछ है। और जब असेसमेंट हो रही होती है तो डिपार्टमेंट खाली उन स्टेटमेंट्स के आधार पर कि अमित के केस में बी ने स्टेटमेंट दी है तो उस स्टेटमेंट का हवाला दे करके जो है वो उसकी एडिशन कर दी जाती है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जब भी हम अपनी असेसमेंट सेक्शन 153A में करा रहे हों तो ये हमारी पहली ड्यूटी बनती है कि हम असेसिंग ऑफिसर से जिन भी आदमियों की स्टेटमेंट डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड की है, हम डिपार्टमेंट को ये लिखें कि हमें उन सब आदमियों का क्रॉस एग्जामिनेशन कराने का मौका दिया जाए, कन्फ्रंट कराने का मौका दिया जाए। किसी की स्टेटमेंट पे भी किसी की एडिशन नहीं की जा सकती जब तक कि वो स्टेटमेंट जो है वो कन्फ्रंट ना करा दी जाए। अब इसमें जो लूज पेपर्स होते हैं जो ड्यूरिंग द सर्च डिपार्टमेंट को मिलते हैं, उसके अंदर आजकल व्हाट्सएप का एक बड़ा चलन है कि व्हाट्सएप के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आई होती है, हमने किसी को ट्रांजैक्शंस की हुई है तो डिपार्टमेंट जो है उन व्हाट्सएप के मैसेजेस के बिहाफ पर भी एसएससी की एडिशन कर देते हैं। तो
इस केस में कोर्ट का डिसीजन है कि जब तक कि डिपार्टमेंट एक सर्टिफिकेट नहीं लाता कि उन व्हाट्सएप मैसेजेस को टेम्पर किया गया है, जब तक जो है एसएससी की जो एडिशन नहीं की जा सकती। अब इसी तरीके से जब एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो उसके यहाँ कई बार एसएससी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और कई बार जो है जिसके यहाँ सर्च नहीं हुई होती उसके भी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो डिपार्टमेंट को उनकी भी असेसमेंट करने का अधिकार है सेक्शन 153C में। सेक्शन 153C की जो हेडिंग है वो ये है, असेसमेंट ऑफ कम ऑफ एनी अदर पर्सन। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो ए के यहाँ सर्च हुई और ए के यहाँ सर्च होने में कुछ डॉक्यूमेंट्स बी से रिलेटेड मिले, तो सेक्शन 153C में जिसके यहाँ सर्च हुई है और जिसके यहाँ सर्च नहीं हुई उससे जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसको जो है सेक्शन 153C में नोटिस किया जाएगा, और उसकी भी डिपार्टमेंट जो है वो 6 सालों की असेसमेंट कर सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि जब किसी के यहाँ भी सर्च होती है तो उसके यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो ये माना जाता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हैं। तो सेक्शन 153C का नोटिस इशू करने से पहले उस असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है, जिसके यहाँ सर्च हुई है उसके असेसिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो एक सेटिस्फेक्शन नोट तैयार करे और उस सेटिस्फेक्शन नोट में ये बताए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरे एसएससी से बिलोंग नहीं करते, ये उस एसएससी से बिलोंग करते हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स उस एसएससी के यहाँ मिले जिसके यहाँ सर्च हुई थी। अब कई बार क्या होता है कि नोटिस इशू कर दिया जाता है सेक्शन 153C का, क्योंकि सर्च के केसेस में 10-10 एंटिटीज होती हैं। कई बार तो जो बड़े एसएससीज होते हैं, 50-50 एंटिटीज होती हैं, 6 सालों के केस होते हैं, 300 असेसमेंट हो जाती हैं। तो डिपार्टमेंट जो है कई बार भूल से भी उनसे ऐसा हो जाता है कि पता चला कि सेटिस्फेक्शन नोट ही तैयार नहीं किया। तो जब भी सेक्शन 153C असेसमेंट का नोटिस आए तो हमारा सबसे पहले ये कर्तव्य बनता है कि हम उस सेटिस्फेक्शन नोट की कॉपी मांगे, जिससे ये पता चले कि उसने सेटिस्फेक्शन क्यों रिकॉर्ड करी। क्योंकि सपोज करो एक यहाँ सर्च हुई और मेरी बैलेंस शीटें वहां पड़ी हुई थी, तो क्या उन बैलेंस शीटों का वहां होना ही ये माना जाएगा कि अब मेरे यहाँ भी 153C का नोटिस इशू हो सकता है? यदि ऐसा हो तो किसी भी, यदि सीए के यहाँ सर्च हो जाती है तो उसके यहाँ तो 100 लोगों की बैलेंस शीट पड़ी है, इसका मतलब यह है कि उनका क्या सबका सेक्शन 153C कर देंगे? ऐसा नहीं है। जो कोर्ट्स की जो डिसीजन है उन्होंने जो बोला है वो ये कहा कि सेक्शन 153A में का जो असेसिंग ऑफिसर है उसको ये देखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स उस आदमी के मिले हैं जिसके यहाँ सर्च नहीं हुई थी, तो वो डॉक्यूमेंट्स उससे रियली में बिलोंग करने चाहिए। देयर शुड बी लाइव लिंक between that SSC and between the documents, and that also the incriminating concept is also there। मतलब खाली मेरी बैलेंस शीट किसी के यहाँ मिल गई तो खाली उस बेसिस पर आप मेरा सेक्शन 153C का नोटिस मुझे इशू नहीं कर सकते। इसमें भी दो बातें हैं। सपोज करो कि ए के यहाँ सर्च हुई और उसके अंदर किसी और आदमी की, सपोज करो मेरा पड़ोसी कहीं घूमने गया, जब वो घूमने गए तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी जो है वो मेरे यहाँ रखवा दी और मेरे यहाँ सर्च हो गई। तो असेट्स के केस में जो सेक्शन 153C है वो बिलोंग वर्ड का यूज करता है, क्योंकि असेट्स एक रियल थिंग है। तो वहां पे जो सेक्शन है वर्ड यूज करता है एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग सीज्ड और एक्विजिशन बिलोंग्स टू द अदर एसएससी। एंड द सेकंड limb is that when the question of any paper comes, it says that any books of accounts or documents seized or acquisition pertains to or any information contained therein। कहने का मतलब ये है कि जो पर्टेन वर्ड है, पर्टेन वर्ड को बड़ा लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। पर्टेन का मतलब ये है कि सपोज करो कि मेरा पड़ोसी अपनी जो ज्वेलरी रख गया और ज्वेलरी के अंदर एक ऐसा पेपर और था जहां पे उसने बड़े बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था कि मुझे इससे इतने लाख रुपए लेने हैं, इससे इतने करोड़ रुपए लेने हैं, मैंने जो ये ज्वेलरी है इसके अलावा मैंने इतने की कैश ज्वेलरी यहाँ से खरीदी। तो दैट पेपर will come into the definition of this section and in the purview of this section।
The first and foremost step for initiation of proceedings under section 153C of the Act is for the assessing officer of the such person to be satisfied that the assets or documents seized belong to the assessee being a person other than the such person. ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जो जिसके यहाँ सर्च हुई उसका असेसिंग ऑफिसर और दूसरा आदमी जिसके डॉक्यूमेंट्स मिले वो असेसिंग ऑफिसर भी सेम होता है। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट ने प्ली दी कि साहब जब दोनों का असेसिंग ऑफिसर सेम है तो सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में भी कोर्ट्स ने डिसीजन दिया कि जो सेटिस्फेक्शन नोट की मर्यादा है वो पूरी होनी चाहिए, चाहे दोनों का असेसिंग ऑफिसर सेम भी है तब भी जो है जो असेसिंग ऑफिसर है जिस उस असेसी का जिसके यहाँ सर्च हुई है उसको ये सेटिस्फेक्शन नोट जो है वो बनाना है। और इसके ऊपर एक डिपार्टमेंट का सर्कुलर भी है जो इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई करता है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि चाहे दोनों का असेसिंग ऑफिसर सेम भी है सेक्शन 153A में और 153C में तब भी जो है ये सेटिस्फेक्शन नोट जो है रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। There is one important case, Vijay Bhai N. Chandrani versus Assistant CIT 2011. In this case, the court held that documents in question, namely 3 loose papers covered during search proceeding, did not belong to petitioner, though there was a reference to the petitioner. Therein, issuance of notice of the petitioner under section 153C was not valid. कहने का तात्पर्य ये है कि खाली कोई डॉक्यूमेंट्स मिल जाने से, कोई लूज पेपर्स मिल जाने से ये साबित नहीं होता कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो थर्ड पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडिया में रिवाज है कि लोग अपने 20-20 सालों के बही खाते नहीं जलाते और अपना बड़े शान से डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करके उन पर्चियों को रखते हैं अपनी जेब में। तो खाली ऐसे लूज डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर असेसी की जो है एडिशन सेक्शन 153C में नहीं की जा सकती। वन more important case is Megmani Organics Limited versus Deputy CIT 2010. In this case, the court held that the prerequisite for initiating proceedings under section 153C of the Act is that any money, bullion, jewelry, or other valuable article or thing or document seized or acquisition belong to a person other than person in whose case warrant of authorization is issued अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसको ये मिलना चाहिए कि ये जो असेट्स हैं वो उस आदमी से बिलोंग करते हैं जिसके यहाँ सर्च नहीं हुई है। आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. There is one more important case on this section 153C. J. Koteshwara Rao versus Deputy CIT 2015, 64 taxman 159 Vishakhapatnam. In this case, the court held that the assessing officer, instead of complying with section 153C, proceeded with the reassessment under section 147, 148, which was not applicable to such cases. The assessment order passed under section 143, subsection 3, read with section 147 would be considered illegal, arbitrary and without any jurisdiction. कहने का मतलब ये है कि किसी के यहाँ सर्च हुई, उसको दूसरे असेसी के पेपर्स वहां पे मिले, लेकिन सेटिस्फेक्शन नोट तैयार किया गया, सेटिस्फेक्शन नोट तैयार करके उसके एओ को भेज दिया गया। एओ को सेक्शन 153C में असेसमेंट करनी थी, लेकिन उन्होंने सेक्शन 148 का नोटिस उसको भेज करके उसका असेसमेंट कंप्लीट कर दिया। तो इस केस में एसएससी ने ये प्ले ली कि सेक्शन 148 की अलग मर्यादा है, सेक्शन 153C की अलग मर्यादा है। आप जहां पे सेक्शन 153C में असेसमेंट करनी है वहां पे आप सेक्शन 148 में असेसमेंट नहीं कर सकते और पूरी की पूरी असेसमेंट को ही क्वैश कर दिया गया। तो केसेस के अंदर, सर्च के केसेस में बहुत टेक्निकलिटीज होती हैं। हम उनका, क्योंकि डिपार्टमेंट जब अपने इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस का बेनिफिट लेता है तो हमको भी ये देखना है कि डिपार्टमेंट ने कि जो सेक्शन 153C में या 153A में एडिशन करने की पूरी फॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है उसको पूरा किया है या नहीं किया। There is one more important case. The case is ITO versus Canon Financial Services Limited,
2018, 91 taxman.com 252 Supreme Court. In this case, the court held that satisfaction note recorded by the assessing officer of assessee and assessing officer of such person were identically worded. कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस असेसी के यहाँ सर्च हुई थी उस असेसिंग ऑफिसर के ने सेटिस्फेक्शन नोट तैयार किया कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो मुझसे रिलेट नहीं, मेरे असेसी से रिलेट नहीं करते, ये बी असेसी के हैं। तो जब बी असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस भेजे तो उसको भी ये रिकॉर्ड करना था कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ए से बिलोंग नहीं करते और बी से। तो उसने क्या किया कि जो उस सेटिस्फेक्शन नोट की कॉपी किया और पेस्ट करके भेज दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेक्शन 153C में जो असेसमेंट कर रहा है तो उस असेसिंग ऑफिसर को भी ये जिम्मेदारी बनती है उसकी ये देखना कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स उस असेसी से रिलेट करते भी हैं या नहीं करते। खाली उसको कॉपी पेस्ट करके उस सेम सेटिस्फेक्शन नोट को करके डिपार्टमेंट जो है सेक्शन 153C में एडिशन नहीं कर सकता। One more important case is there. The name of the case is Principal CIT versus Index Securities Private Limited. In this case, it was held that the documents seized were the trial balance and balance sheets of two assessees for the period April 1 to September 13, 2010 and April 1 to September 4, 2010. Both sets of documents were seized not from the respective assessee but from the searched person, that is Jagad Agro Commodities Private Limited. In other words, although the said documents might pertain to the assessee, they did not belong to them. A के यहाँ सर्च हुई, B के ट्रायल बैलेंस मिल गए। अब ट्रायल बैलेंस तो किसी के यहाँ वैसे भी पहुंच सकते हैं। सपोज करो कोई मैं जो है किसी आदमी से डील करता हूँ, मैंने कहा मेरा बैलेंस कंफर्म कर दो, तो उसने कहा यार मेरे पास ट्रायल बैलेंस पड़ा है, ये ले ले, इसमें से अपना बैलेंस चेक कर लियो। तो क्या इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही और 5 महीने के ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे उसकी आप पिछले 6 सालों की असेसमेंट कर दोगे? तो कोर्ट ने ये कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पर्टेन तो करते हैं लेकिन बिलोंग नहीं करते। तो बिलोंग वर्ड इज मोर important. The second jurisdictional requirement that the seized documents must be incriminating and must relate to the assessment years whose assessments are sought to be reopened. The decision of the Supreme Court in CIT versus Singer Technical Education Society 2007 supports this point. इसका मतलब यह है कि जिसके यहाँ सर्च हुई उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A में हो रही है, तो उसकी असेसमेंट के लिए भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल चाहिए। और दूसरा असेसी जिसके डॉक्यूमेंट्स उस असेसी के यहाँ मिल गए, जिसके यहाँ सर्च हुई है, तो उसकी असेसमेंट के लिए भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसकी सर्च के लिए उसके और मैटर्स में जाना शुरू कर देंगे। जो डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट को सर्च के दौरान असेसी के यहाँ मिले हैं, खाली उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर जिस असेसी के यहाँ सर्च हुई है और दूसरा असेसी जिसके यहाँ सर्च नहीं हुई है उसकी असेसमेंट खाली उन इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पे ही की जा सकती है। One more important case is there, CIT versus Dream City Buildwell Private Limited, 2019. This is a very recent decision and it has been reported in 417 ITR at page number 617. In the present case, the revenue is seeking to rely on 3 documents to justify the assumption of jurisdiction under section 153C of the Act against the assessee. 2 of them, namely license issued to the assessee by the DTCP and the letter issued by the DTCP. इसको बोलते हैं कि जैसे जब डिपार्टमेंट बिल्कुल हाइट पे पहुंच जाता है, मेरे यहाँ सर्च हुई और उस सर्च में आदेश जी का कोई लाइसेंस इन्होंने अप्लाई किया था, वो मिल गया और उस लाइसेंस की एप्लीकेशन की कॉपी मिल गई, तो पता चला कि डिपार्टमेंट ने इन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आदेश जी की 6 साल की 153C के नोटिस इशू कर दी है। और जब फिर असेसमेंट हो रही होती है तो फिर सभी चीजें बुला लेते हैं, चाहे वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल से रिलेटेड हो या नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि खाली इन डॉक्यूमेंट्स को इंक्रिमिनेटिंग नहीं माना जाना चाहिए और उस केस में डिपार्टमेंट ने कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 153C की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, नोटिस ही क्वेश कर दिए। कोर्ट ने ये even if the 2 documents can be said to belong to the assessee, they are not documents on the basis of which jurisdiction can be assumed by the assessing officer under section 153C of the Act. खाली किसी का भी, सपोज करो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस किसी के यहाँ मिल जाएगा या कॉपी मिल जाएगी
रिलायंस वाले के यहाँ सर्च हो जाएगी तो उसके पास तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या सबकी सेक्शन 153C में असेसमेंट कर देगा डिपार्टमेंट? नाउ there is one very important and famous case. The name of the case is Pepsi Foods Private Limited versus Assistant CIT 2014. इस केस में क्या हुआ कि पेप्सी वालों को सेक्शन 153C के अंदर नोटिस आ गया, तो वो उन्होंने ये प्ली दिया कि साहब हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहां पे मिले, आप ये कहते हैं। तो जिसके यहाँ भी सर्च होती है और उसके यहाँ यदि कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो ये पहली मर्यादा है कि ये डॉक्यूमेंट्स ये माना जाना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स उस असेसी को बिलोंग करते हैं। अब ये असेसिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको रिब्यूट करे, वो ये कहे कि ये डॉक्यूमेंट्स उसके नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं। तो इसी पॉइंट पे वो लड़े कि ये डॉक्यूमेंट्स को मुझे मेरे मानने के लिए भी डिपार्टमेंट का जो सेटिस्फेक्शन नोट है वो तैयार किया प्रॉपर होना चाहिए। और उसी बेसिस पर जो ये केस दिल्ली हाई कोर्ट का है और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस असेसमेंट को जो है वो एन्यूल कर दिया। फ्रेंड्स, जो असेसमेंट कंप्लीट करने की जो टाइम्स है मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप लोग देख सकते हैं। इन दिस केस वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर कि जब भी सेक्शन 153 ए और सी की असेसमेंट की जाती है तो जनरली क्या होता है, कई बार जो असेसी है वो हिचक की वजह से स्टेटमेंट्स की कॉपी मांगना या जो भी पंचनामा है उसकी कॉपी असेसी को मांगनी चाहिए। और एक डिसीजन है जो मेरे अभी कुछ दिनों पहले मैंने इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की साइट पे पढ़ा, जहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो सर्च वारंट होता है जब असेसी के यहाँ सर्च की जाती है, क्योंकि तो उस वक्त जो सर्च वारंट होता है वो खाली एसएससी को दिखाना होता है और उसके सिग्नेचर डिपार्टमेंट उस पर लेता है और एसएससी को ये राइट नहीं होता कि वो उस सर्च वारंट को ले पाए। लेकिन एक डिसीजन अभी आया है, ये केस का नाम है रूप नटरियाला NAS कॉलेज EK रोड मेरठ। इस केस के अंदर RTI के अंदर एक आदमी ने ये एप्लीकेशन लगाई कि मुझे सर्च वारंट की कॉपी जो है वो मिलनी चाहिए। RTI वालों ने जवाब दे दिया कि साहब आपको सर्च वारंट की कॉपी नहीं मिल सकती क्योंकि ये कानून के अंदर नहीं है। तो फिर वो RTI के इस रिजेक्शन के अगेंस्ट जो है वो अपील में गया और अपील में ये डिसाइड किया गया कि जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपने एसएससी के सिग्नेचर ले लिए हैं तो आपको उसकी कॉपी एसएससी को देना जरूरी है। अब सर्च वारंट की कॉपी लेना से क्या फायदा होगा कि सपोज करो मेरे यहाँ सर्च हुई और मेरा सर्च वारंट में नाम ही नहीं है तो मैं पूरी की पूरी सर्च ही इलीगल हो सकती है। तो इस केस में एसएससी को जब भी अपनी असेसमेंट कराने शुरू करे तो जनरली क्या होता है, हम अपने रिप्लाई देना शुरू कर देते हैं, वो साइक्लोस्टाइल क्वेश्चनरी देते हैं, 28 पॉइंट के हमसे ATC की डिडक्शंस मांगते हैं और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट को शुरू करने से पहले ये एसएससी की ये जिम्मेदारी है और उसका ये हक है कि वो अपनी स्टेटमेंट की कॉपी मांगे, पंचनामा की कॉपी मांगे, पंचनामा के साथ जितने भी अनेक्चर्स हैं, उन्होंने मेरी क्या क्या ज्वेलरी सीज करी, मेरा क्या कैश सीज किया, और सर्च वारंट की कॉपी मांगे। क्योंकि सपोज करो मेरा नाम सर्च वारंट में ही नहीं है, मेरा एड्रेस, क्योंकि इसके बारे में काफी केसेस हैं, कई बार क्या होता है कि जब वो वारंट फिल करते हैं तो कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो कोर्ट जो है वो उन गलतियों को इग्नोर कर देता है। लेकिन यदि कोई ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है, पता चले कि मैं अशोक विहार में रहता हूँ और वहाँ अशोक विहार में 4 अमित गुप्ता है, हमारा A3/7 है और पीछे A2/7 में भी बाई चांस कोई अमित गुप्ता रहता है और मेरे उसकी बजाय मेरे यहाँ सर्च कर दी, तो मेरी आइडेंटिटी ही डिस्क्लोज यदि सर्टेन नहीं है तो वो सारी की सारी जो है सर्च इलीगल हो जाती है और जो मेरी असेसमेंट है वो भी खराब हो जाएगी। One important case is there in this regard. The name of the case is Shantilal Godawat versus Assistant CIT 2009 126 TTJ Jodhpur. In this, Income Tax Appellate Tribunal Jodhpur bench has passed the order that the order was to be passed in this case was passed on 28 December 2007. जो order जो pass किया गया वो
28 दिसंबर 2007 को किया गया। जो लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर 2007 को थी, और जो ऑर्डर डिस्पैच किया गया डिपार्टमेंट से वो 2 जनवरी 2008 को किया गया। तो जब एसएससी इस चीज के लिए फाइट कर रहा था तो उसने ये प्ली दी, तो कोर्ट ने पूरे के पूरे असेसमेंट ऑर्डर को ही नलीफाई कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो असेसमेंट ऑर्डर है ये टाइम बार्ड है, आपको ये जो ऑर्डर है वो 31 दिसंबर तक उसको सर्व कराया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इन केसेस को मेन डिस्कस करने का मकसद ये है कि किस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स पर ये गलती हो जाती है। अब लोग कहते हैं कि साहब ये अब फेसलेस का टाइम है या ई असेसमेंट का टाइम है तो ये गलतियां नहीं होंगी, लेकिन अभी भी ऐसी गलती हो रही है कि कई बार क्या हो रहा है कि असेसमेंट जब वो डिजिटल सिग्नेचर लगा रहा है, एक आधे ऑर्डर में ऐसा भी सुनने को आया है कि डिजिटल सिग्नेचर ही नहीं था। तो इन टेक्निकल ग्राउंड्स पर कई बार पूरा का पूरा केस जो है वो खत्म हो जाता है, और एसएससी को जो है वो मेरिट्स में कई बार एसएससी मेरिट्स में वीक होता है, उसके बाद भी जो है उसको रिलीफ मिल जाता है। Now for completing the assessment under section 153A and 153C, whenever the deputy commissioner passes the order, then he has to take the permission of the additional commissioner before passing the order. सब assessing officer ने order pass किया, वो एडिशनल साहब से उन ऑर्डर्स के लिए परमिशन लेने गया, पता चला कि एडिशनल साहब छुट्टी पे थे और उसने सारे ऑर्डर पास कर दिए, और बाद में एडिशनल साहब को ये ध्यान नहीं रहा कि ये जो मेरे पास अप्रूवल आया था मुझे इन अप्रूवल को साइन करना था, और जब एसएससी की अपील में गया तो एसएससी ने उस अप्रूवल की कॉपी मांगी और पता चला कि फाइल्स के अंदर वो कॉपी नहीं थी। तो इस केस में भी पूरी की पूरी असेसमेंट जो है वो एसएससी की डिलीट कर दी गई, जितने पूरे असेसमेंट ऑर्डर को डिलीट कर दिया गया कि विदाउट हैविंग द अप्रूवल ऑफ द एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स the assessment under section 153A and 153C cannot be completed. Now one important case is there. The name of the this is the Karnataka High Court decision. The name of the case is Gopal S. Pandit versus CIT 2018. In this case, it was held that additional commissioner, while granting an approval under section 153D of the Act to an order to be passed under section 153A of the Act, no opportunity need to be provided to the applicant. इस केस में क्या हुआ कि असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, वो अपने एडिशनल कमिश्नर से परमिशन भी लेके आया। तो जब वो परमिशन लेके आया तो एसएससी ने ये अपना पॉइंट उठाया कि एडिशनल कमिश्नर को परमिशन देने से पहले भी मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस केस में कहा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, डिपार्टमेंट का इंटरनल मैटर है, तो यदि एडिशनल कमिश्नर को असेसिंग ऑफिसर को परमिशन देने से पहले एसएससी को कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत नहीं है। तो ये केस जो है वो एसएससी के डिसफेवर में था और जायज भी है। नाउ द नेक्स्ट केस, कैन आई इंटरप्ट यू फॉर अ मिनट? So time is already over. Next speaker is waiting. So kindly sum up in next one. Yes. Just I am concluding. For the lack of the time, I just want to say that in section from 31st March 2021, that is 1st April 2021, the section 153 and 153C assessment has been done away. And these assessments will be done under now section 148. तो उस केस में ये कह दिया गया है कि आप ये जो असेसमेंट है, आप सेक्शन जो भी सर्चेस 1 अप्रैल 2021 को होगी या उसके बाद होगी, उसमें सेक्शन 153A और 153C में नहीं की जाएंगी, और उस केस में भी सेक्शन 148 के तहत ही असेसमेंट की जाएंगी। लेकिन जैसे जो सेक्शन 148 में जो चेंज किया गया है कि नोटिस इशू करने से पहले एसएससी को एक 148 का नोटिस देना है, तो वो सारा का सारा प्रोसीजर सर्च केसेस में डिपार्टमेंट को फॉलो नहीं करना है और कोई उसको सेक्शन 148 का नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, आई थिंक दैट कि मोस्टली आई हैव कवर्ड द होल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 153A and 153C. That is from my end. Thank you, Adesh. Thank you, Amit ji, for a wonderful session. So we had the good session, but time was very limited. So we could have
expected much more from Amit and Siddharth. So it is always the next time.